डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला, कैसे हैं आप लोग? तो दगड़ियों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दगड़ियों, आज आपका ये दोस्त अरुण सिंह आपके लिए गैराड़ गोलजू की कहानी लेकर आया है। कहानी में मज़ा आने वाला है, हमारी पौराणिक कथा है और सभी पहाड़ी लोगों को जाननी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ गैराड़ डाना गोलजू के किस्से और कहानी सुनाने के लिए। तो दगड़ियों, मैं जो भी आपको सुनाऊंगा ये मेरी कही हुई बातें नहीं हैं। कुमाऊं के इतिहासकार हुए थे बद्रीदत्त पांडे, ये उन्हीं के अनुसार जो कहानी है मैं आपको सुनाऊंगा। कुमाऊं के इतिहास में उन्होंने लिखा है गोलजू के बारे में। तो दगड़ियों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कल्याण सिंह बिष्ट गैराड़ गोलजू कैसे बने, उनकी इतनी मान्यता क्यों और कैसे हो गई पहाड़ में, कुमाऊं क्षेत्र में। तो दगड़ियों, मैं बिल्कुल उसी क्षेत्र में रहता हूँ जिधर गोलजू का मंदिर है। यहाँ से करीब मेरे घर से 15 किलोमीटर के आसपास है। और कलबिष्ट डाना गोलू की बहुत ही महिमा है यहाँ पर। उनको बहुत ही उच्च कोटि का इष्ट माना जाता है पहाड़ों पर। हमारे क्षेत्र में ये बिनसर क्षेत्र है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो पहाड़ी दिख रही है बिनसर की ही है और इसी बिनसर क्षेत्र की कहानी है। तो दगड़ियों, करीब 200-300 साल पुरानी बात है। 300 साल हो गए होंगे तकरीबन। तो केशव सिंह बिष्ट और माता द्रुपदा के यहाँ पे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने रखा कल्याण सिंह बिष्ट। कल्याण सिंह बिष्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही हष्ट पुष्ट बालक था शुरू से ही। जैसे जैसे कल्याण सिंह बिष्ट ग्रो करने लगे, बड़े होने लगे, उनका शौक़ भैंसों की तरफ, जानवरों की तरफ, पशुपालक, पशु प्रेमी हो गया। तो राजपूत होने के बावजूद भी माँ बापों ने देखा कि इनका जानवरों से बड़ा लगाव है, तो बड़े होते होते उनके लिए कुछ भैंसें रख दी, कुछ गाय रख दिए, कुछ बकरियां रख दी, मगर ज़्यादा तादाद उनमें भैंसों की थी। तो दगड़ियों, जैसे जैसे कल्याण सिंह बिष्ट बड़े होते गए वैसे वैसे उनका रूप, उनका बदन गठीला, बाका छबीला नौजवान, ईश्वर की तरफ से उनको अच्छा बलिष्ठ शरीर, लंबा चौड़ा कद, देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे कल्याण सिंह बिष्ट। और अपनी भैंसों को लेकर ग्वाला जाया करते थे, यानी कि भैंसें चराया करते थे। कुछ गायें भी थी, कुछ बकरियां भी थी, सभी चीज़ें थी उनके पास। ज़्यादा तादाद भैंसों की थी, ख़ास तौर से भैंसों के प्रेमी हुआ करते थे वो। तो दगड़ियों, कल्याण सिंह बिष्ट जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी ताकत, उनकी हष्टपुष्टता बढ़ती गई। एक बाका छबीला गबरू जवान कल्याण सिंह बिष्ट के रूप में दिखने लगा।
तो भैंसें चराते थे, दिन भर अपनी भैंसें चराते थे, उसका दूध बेचा करते थे। तो दगड़ियों उनका ये पारिवारिक बिजनेस बन गया, भैंसें चराना, पशुपालन। बिनसर के पास ही एक गांव है कटूड़ा, काली कटूड़ बोलते थे पहले, अब तो कटूड़ ही बोलते हैं। कटूड़ के रहने वाले थे वो, और बिनसर के आसपास भैंसें चराया करते थे। बिनसर का बहुत ही बड़ा जंगल है, अब तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन चुकी है वहाँ पे। पहले तो और भी भयानक जंगल होता होगा, पहले तो और भी बड़ा जंगल होता होगा। तो दगड़ियों कल्याण सिंह बिष्ट अपनी भैंसों के साथ मस्त, साथ में एक बांसुरी होती थी, एक कुल्हाड़ी होती थी, और एक दराती, घुंघरू लगे हुए, घुंघरियाली दातुली बोलते हैं हमारे पहाड़ में उसको। तो दराती घुंघरियालू होती थी, घुंघरुओं से जड़ी हुई, घुंघरू लगे हुए, जब भी वो चलती काम करती तो बजते थे छन छन, तो उसी को बोलते हैं घुंघरियाली दातुली। तो दगड़ियों कल्याण सिंह बिष्ट का रूटीन यही था कि जंगलों में अपनी भैंसें चराना, शाम को घर पे लाना, घर वालों ने दूध दोहना, और वो दूध दे के आया करते थे। बिनसर के पास ही एक गोपाली नाथ रहते थे, उनके साथ उनका दूध का व्यापार था। गोपाली नाथ के साथ दूध का व्यापार करते थे, और गोपाली नाथ के घर के आसपास ही एक श्री कृष्ण पांडे रहते थे, और श्री कृष्ण पांडे के साथ उनका दोस्ताना था, उठना बैठना, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, तो दोनों में बहुत बनती थी। और कल्याण सिंह बिष्ट के सभी दीवाने थे, कितनी सुरीली बांसुरी बजाया करते थे। भैंसें, जानवर, पशु पक्षी खड़े होकर सुनते थे। लोगों का तो मन मोह ही लेते थे अपनी बांसुरी से। और कहीं भी अन्याय हो रहा हो, चंद वंश के राजाओं का राज था उस टाइम पे, और आप जानते ही हैं कि राजाओं और उनके मंत्री या उनके जो अहदेदार होते हैं, कहीं न कहीं अन्याय, कहीं न कहीं दबंगई तो करते ही हैं। तो जब भी कहीं ऐसा कुछ होता था तो वो ज़रूर आवाज़ उठाते थे, और हमेशा से असहाय के साथ होते थे। तो दगड़ियों बड़ी ख्याति थी उनकी कि बांसुरी क्या बांसुरी बजाता है ग्वाला। और एक पहलवानी गठीला शरीर था उनका, वर्जिश व्यायाम करने का शौक़ था, करते थे, और श्री कृष्ण पांडे से उनकी दोस्ती थी। और कहते हैं दगड़ियों, कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण पांडे राजा के यहाँ पुरोहित थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो भी दरबारी ही थे। और उसी दरबार में एक और आदमी था जिसका नाम था नौलखिया पांडे। नौलखिया का मतलब हो गया कि 9 लाख के कर वसूल करने वाला। राजा की तरफ से उसको इतनी आज़ादी थी कि वो उन क्षेत्रों पे राज करता था जिन क्षेत्रों में 9 लाख का कर होता था। तो जो टैक्स की वसूली होती थी 9 लाख की उसकी होती थी, इसलिए उसका नाम नौलखिया पांडे पड़ा हुआ था। नौलखिया पांडे और श्री कृष्ण पांडे आपस में इनकी बनती नहीं थी। नौलखिया पांडे बहुत चिढ़ा करता था श्री कृष्ण पांडे से। तो उसको पता था कि इसका दोस्त तो कल्याण सिंह है, कल्याण सिंह बिष्ट है, तो बहुत ताकतवर आदमी है, मैं जब भी इसका अनिष्ट करना चाहता हूँ तो हो नहीं पाता। तो नौलखी पांडे बहुत जलता था श्री कृष्ण पांडे से। तो वो सोचता रहता था मैं किस तरह से इसको डाउन करूं, किस तरह से इसको मार दूं। तो एक बार उसने ना भाबर, तराई का क्षेत्र है हमारा, जहाँ से पहाड़ ख़त्म होता है, जहाँ पर हल्द्वानी और रुद्रपुर का जो क्षेत्र है, इधर उसको भाबर बोलते हैं। तो भाबर से एक मसान बुलाया गया श्री कृष्ण पांडे को मारने के लिए। श्री कृष्ण पांडे को मारना चाहता ही था, तो एक मसान बुलाया गया। जब ये बात कल्याण सिंह को पता चली तो उन्होंने उस मसान को, तुनीगाड़ एक जगह है पाटिया के नीचे, तुनीगाड़ मतलब, गाड़ का मतलब यहाँ पानी, नदी होता है, नदी से नदी का होता है। तुनीगाड़ में उसको दबा दिया, उसके साथ उनकी लड़ाई हुई, पत्थर के नीचे दबा दिया। जब उनको पता लगा कि ये मेरे दोस्त को मारने के लिए आया है, उसका अनिष्ट करने के लिए आया है, तो उसको दबा दिया। तो फिर उस भराड़ी मसान ने कलबिश से माफ़ी मांगी और कहा मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम लोगों या तुम्हारे दोस्त का अनिष्ट हो। उससे वादा लिया कल्याण सिंह ने कि तू आज के बाद किसी को तंग नहीं करेगा
और लोगों को, भूले भटके लोगों को रास्ता बताएगा। उसने हाँ भरी और उसको छोड़ दिया। जब ये बात पता लगी नौलखिया पांडे को तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ। अब क्या करें, उसका बस नहीं चलता था, उसका बस नहीं चल पा रहा था कल्याण सिंह बिष्ट के होते हुए कि श्री कृष्ण पांडे का कुछ बिगाड़ पाए। तो दोस्तों दगड़ियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब बस नहीं चलता तो कुछ छल का काम लिया जाता है, छल से काम करना पड़ता है। तो नौलखिया पांडे ने भी वही किया। उसने एक अफवाह उड़ा दी कि श्री कृष्ण पांडे और उसकी पत्नी, उनके संबंध कलबिस्ट से हैं, कल्याण सिंह से हैं। श्री कृष्ण पांडे की पत्नी के साथ कलबिस्ट के संबंध हैं अनैतिक। ये अफवाह बहुत जल्दी उड़ती हैं दोस्तों, इस तरह की। अच्छी बातें देर में पहुंचती हैं, बुरी बातें जल्दी फैलती हैं। तो ये भी बात बहुत आग की तरह फैली होगी। जब इस बात का पता श्री कृष्ण पांडे को लगा तो उन्हें भी बड़ा बुरा लगा होगा, वाकई लगना ही था। तो लोक लाज के डर से, वैसे तो वो जानते थे कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे परिवार के लिए मेरा खैर ख्वाह है, मेरा शुभ चिंतक है, ऐसा नहीं कर सकते, मेरी पत्नी भी निर्दोष है, वो जानते थे। मगर क्या कीजिए, लोक लाज, सामाजिक प्रेशर में आके श्री कृष्ण पांडे ने कलबिस्ट को सबक सिखाने मारने के लिए योजना बनाई। राजा से जाके शिकायत की, क्योंकि राजा के दरबार में ही थे वो। तो राजा से शिकायत की, भाई एक पहलवान है हमारे क्षेत्र में जिसका नाम कल्याण सिंह बिष्ट है, बहुत ही ताकतवर पहलवान है, उसकी पहलवानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उस कुश्ती करवाएं उसकी। तो राजा को उसने भड़काया। राजा भी अपने मंत्री की बात ही सुनता है। तो राजा ने बुलावा भेजा कलबिस्ट को कि भाई मेरे घर श्राद्ध है और तुम्हें दही दूध लेके आना है। तो कलबिस्ट, कल्याण सिंह बिष्ट चल दिए। बड़े बड़े लकड़ी के बर्तन होते हैं हमारे यहाँ पे, जिनको डॉक ही बोलते हैं, डॉक। काफ़ी बड़े बड़े होते हैं लकड़ी के बर्तन जिसमें दूध रखा जाता है, दही रखा जाता है। तो उन्होंने 4 डब्बे उठाए दूध दही के और चल दिए राजा के लिए लेके। अब राजा ने जैसे ही उनको देखा तो राजा मोहित सा हो गया। राजा को लगा, यार इसके सर पे त्रिशूल का निशान बना है, इसके पैरों में शंख का निशान दिख रहा है और इसका पहनावा, कुर्ता पहनते थे सफ़ेद, धोती पहनते थे सफ़ेद, साफा होता था सफ़ेद, हाथ में रमाटू, कुल्हाड़ी तो रहती थी, कुल्हाड़ी को रमाट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो रमाटू होती थी, मुरली साथ में है। ये बांका छबीला नौजवान गठीला, इसके बारे में बोला गया कि ये धूर्त आदमी है और यहाँ वहाँ लोगों को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। राजा इम्प्रेस हो गया उनसे। फिर भी अपने मंत्रियों के कहने पे उसने ये ऐलान कराया कि कल्याण सिंह बिष्ट पहलवान, इसके साथ कुश्ती करने के लिए कौन तैयार है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया, बेड़े डलवाए गए। उस टाइम पे बेड़े दिए जाते थे, ये बेड़ा कौन उठाएगा। तो पूरे राज्य में एक पहलवान था जय सिंह टमटा। जय सिंह टमटा ने ये बेड़ा उठाया और वो तैयार हुआ कल्याण सिंह बिष्ट से लड़ने के लिए। कुश्ती का दिन मुकर्रर हुआ, तय हुआ, कुश्ती हुई। राजा लोग तो वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं इस तरह के खेल कूद करवाने में। तो मंत्रियों का मकसद था, नौलखी पांडे का भी मतलब सिद्ध हो रहा था कि आज तो जय सिंह टमटा मार ही देगा इसको और हमारा काम ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण पांडे भी अंदर अंदर खुश थे, भाई आज मेरी ये समस्या हल हो जाएगी, कम से कम ये मर जाएगा तो मेरी पत्नी मेरे परिवार से दूर रहेगा तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। तो कुश्ती हुई साहब। कुश्ती में कल्याण सिंह बिष्ट ने जय सिंह टमटा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और शर्त यह थी कि जीतने वाला हारने वाले की नाक काट लेगा। तो हारने के बाद कल्याण सिंह ने जय सिंह टमटा की नाक काट ली। उसके बाद जो उनकी ख्याति हुई, अरे पहलवान है ज़बरदस्त, चारों तरफ कल्याण सिंह बिष्ट का नाम गूंजने लगा राजा के पहलवानों में।
राजा के पास ऐसा पहलवान है, वैसा पहलवान है। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक चली गई और इसकी वजह से उनके और भी दुश्मन बन गए। लोग अच्छा मानने लगे, कुछ दोस्त बने, तो दुश्मन भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो दगड़ियों, इसी सिलसिले में जब दुश्मनी और बढ़ी, उधर नौलखी पांडे का दिल छोटा हो गया, उधर श्री कृष्ण पांडे का मन भी छोटा हो गया। उनको लगने लगा कि यार हमारा मतलब तो सिद्ध हुआ ही नहीं। तो दगड़ियों, नाम होता है तो आदमी बदनाम भी होता है। अब उनसे कुछ लोग जलने लगे, कुछ उनको अच्छा समझने लगे। तो उसी दरबारियों में एक थे दयाराम साहनी, राजा के दरबारी थे। उनको भी बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि आप कल्याण सिंह को बोलें ये अपनी गाय भैंस लेके भाबर चला जाए। भाबर में चारा बहुत है, बड़े जंगल हैं, तो वहीं अपनी गाय भैंसे चराए। वो चाहता अंदर से ये था कि ये जब भाबर जाएगा तो भाबर पे मुग़लों का शासन है और मुग़ल इसको मार देंगे। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और वहाँ खबर भेज रखी थी मुग़लों को कि एक कल्याण सिंह नाम का आदमी आ रहा है, पशुपालक है, वो तुम्हारी सेना पे आक्रमण करेगा और तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब राजा ने आदेश दिया कलबिस्ट को, भाई ठीक है, तुम अपनी गाय भैंसे लेके भाबर चले जाओ। अब भाबर में जाके गाय भैंसे चराओ, वहाँ चारा बहुत है। तो राजा का आदेश था, जाना ही पड़ा। तो कलबिस्ट अपने भैंसों के बागुड़ को लेके, बागुड़ बोलते हैं हमारे यहाँ झुंड को, झुंड होता है ना, पूरे झुंड को आप लोग झुंड ही बोलते होंगे। हमारे यहाँ जब जानवरों पशुओं का समूह चलता है तो उसको बागुड़ बोलते हैं। अपने भैंसों के बागुड़ को लेके, अपनी रमाटू कंधे पे रख के, अपनी दातुली कमर में खोस के, अपनी मुरली डाल के चल दिए। उनके साथ उनके भैंसें, उनकी गायें, उनके कुत्ते बिल्ली, जो भी उनके पालतू जानवर थे, पशु प्रेमी तो थे ही, चल दिए। जब भाबर में चले तो वहाँ मुग़ल सेना के लोग पहले से सजग थे, जिनको षड्यंत्रकारी दरबारियों ने भड़का रखा था कि ये तुम्हारी फ़ौज पे अटैक करने आ रहा है, हमला करने आ रहा है। तो जैसे ही कलबिस्ट वहाँ पहुँचे, कलबिस्ट के पहुँचने से पहले उन लोगों को खबर थी, वो तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ही ताकतवर नौजवान है। जब इनकी मुलाकात हुई, पूछा इनसे भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने जानवरों को चराता हूँ और दूध बेचता हूँ, तो भाबर के जंगल जा रहा हूँ। तो इनकी कद काठी देख के उन्होंने कहा तू तो पहलवान टाइप का आदमी लगता है, तेरी ताकत देखते हैं कितनी ताकत है तेरे अंदर। तो एक बहुत बड़ा बांस का भराण बोलते हैं हम लोग, एक तो बल्ली होती है, बल्ली से जस्ट 4 गुना मोटा होता है, उसको भराण बोलते हैं। एक भराण रखा और बोला उठा इसको। तो कलबिस्ट ने उठा के रख दिया साइड, उठा के घुमा भी दिया। तो उनको लगा यार तो बहुत ही ताकतवर आदमी है, इस पर विजय पाना तो बड़ा मुश्किल है, अकेले तो इसको मार नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए एक जाल बिछाते हैं। और उन्होंने उससे कहा कलबिस्ट से कि फगलू पठान वगैरह मुग़ल सेना के सेनापति थे, कई लोग थे उसमें भी पहलवान, तो मारना चाहते थे कलबिस्ट को। तो उन्होंने कलबिस्ट से कहा कि हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, मेला है, तुम आना वहाँ पे, तुम्हारे कर्तव्य देखेंगे, तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा भी लगाएंगे और तुम्हारी ताकत लोगों को दिखाएंगे, और तुम अपने पहाड़ी तौर तरीके गाने सुनाना, नाच गाने सुनाना, दिखाना। तो एक भव्य मेले का आयोजन किया गया और उस मेले में भीड़ ज़्यादा होगी, उस भीड़ के बीच में सैनिक ज़्यादा होंगे और इसको पता भी नहीं चलेगा, और हम इसको मेले के बाद हम इसको मार देंगे करके उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। तो मेले में गए कलबिस्ट, डाना गोलू, कल्याण सिंह बिस्ट मेले में गए। अब मेले में जाने के बाद इनसे कहा गया तुम अपना पहाड़ी नृत्य, पहाड़ी गाने सुनाओ, दिखाओ। तो इन्होंने भी किया। चूँकि इनको पता चल चुका था कि ये मुझे मारने का षड्यंत्र है, जो उनके जानवर थे कुत्ते बिल्ली, वो मुग़ल सैनिकों की बातें सुन चुके थे और इनको बता चुके थे। चूँकि कुछ दैविक चमत्कारी शक्तियाँ भी इनके पास थी, जिसकी वजह से मसाणों को, भूतों को हरा देते थे, लड़ते थे। तो इनके कुत्ते बिल्ली जानवर इनके लिए जासूस का काम करके आए हुए थे पहले से ही कि भाई ऐसा ऐसा है।
तो नृत्य करने के बाद जितने भी मुग़ल सैनिक आसपास थे, कल्याण सिंह बिष्ट ने वही बल्ली उठाई, भरण जिसको बोलते हैं, भरण को उठाया और नृत्य करते करते घुमाया। 50, 60, 100 जितने भी सैनिक होंगे वहाँ पे उन सबको मार गिराया, कुचल दिया। उन सबको मारने कुचलने के बाद अब जाना तो था ही भाबर। मुग़ल सेना में अफरा तफरी मच गई, कुछ लोग भाग खड़े हुए, जो मारे गए सो मारे गए। जब ये खबर राजमहल पहुंची, नौलक्खी पांडे, श्री कृष्ण पांडे, दयाराम साहनी के पास, तो वो लोग बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने खबर भिजवाई कि तुम अब चौरास जाओ। भाबर में ही एक जगह है चौरास, चौरास भेजने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ पे शेर लगे हुए थे। कहते थे कि चौरास में उस टाइम शेरों का आतंक था। 84 शेर हुआ करते थे वहाँ पे, जो किसी इंसान को जिंदा छोड़ते नहीं थे। जानवर तो जानवर, इंसानों को भी नहीं छोड़ते थे वो। तो षड्यंत्र के तहत इनको चौरास भेजा गया। तो दयाराम साहनी पछाऊ गांव का था, पछाई गांव भी यहीं पड़ता है आसपास बिनसर के ही। दयाराम पछाई कहते हैं उसको। दयाराम पछाई फिर गया, उसने कहा कि भाई अब तुम चौरास जाओ और वहीं चराओ, राजा का आदेश है। तो कल्याण सिंह बिष्ट चले चौरास के लिए। चौरास का भासी जंगल, भयानक जंगल, इसको भयानक बोलेंगे अब, हम पहाड़ी में बोलेंगे भासी जंगल। भासी जंगल में चले गए और चारा तो बहुत था, क्योंकि कोई आता जाता ही नहीं था। भैंसें भी खुश थी, चारा मिल रहा था, जानवर उनके खुश थे, चारा मिल रहा था। वो अपनी वहीं बांसुरी बजाते, जानवर वहीं चरते, अपनी लकड़ियाँ काटते, अपना खाना बनाते, सारी चीज़ें। तो दगड़ियों, शेरों का आतंक बहुत था। शेर हमला करने लगे। उनकी भैंसें भी इतनी गठीली थी, जिनको देख के शेर भी डर जाया करते थे। इतने अच्छे से उन भैंसों को पालते थे वो, अपने जानवरों को पालते थे, इतनी मेहनत करते थे उन पे। तो शेरों के जब भी अटैक होते थे वो मार गिराते थे। कल्याण सिंह बिष्ट जब भी अटैक होते थे मार गिराते थे। इस तरह से उन्होंने करते करते 84 शेर मार दिए। चौरास के 84 शेर मार दिया और चौरास को मुक्त कर दिया शेरों से। अब कुछ टाइम वहाँ पे चराने के बाद वो वापस लौटे और सीधे गए पछाओ, दयाराम पछाई के घर। सानी ने जो पूछा कैसा रहा चौरास, कहा चौरास तो बहुत बढ़िया था, जंगल अच्छा था, वहाँ ढड़ू बहुत थे। मतलब शेरों को ढड़ू बोला, ढड़ू बोलते हैं हम बिल्लों को, पहाड़ी में हम लोग बड़े बिल्लों को ढड़ू बोलते हैं। तो शेर नहीं बोला, बोला ढड़ू बहुत थे, मगर अब नहीं है। बोले अगर दोबारा मुझे मारने के लिए षड्यंत्र किए गए, अगर तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए दोबारा षड्यंत्र किया, तो मैं भूत बन के तुम सब लोगों को डराऊंगा और तुम्हारे ख़ानदान को तंग करूंगा, पूरे गांव को, पूरे इलाके को तंग करूंगा, ध्यान रखना। तो दगड़ियों दोस्तों, पाली पछाऊँ दयाराम साहनी से मिलने के बाद कलबिस्ट डाना गोलू कल्याण सिंह बिष्ट अपनी भैंसों को लेके, अपने भैंसों के बागुड़ को लेके वापस आ गए कपड़ खान के पास एक जगह है बिनसर रेंज में ही, कटधार में उन्होंने डेरा बनाया और अपनी भैंसें चराने लगे। और वहाँ पे उन्होंने कई भूत प्रेतों को साधा, कई मसाणों को साधा। कहानी में जैसा कहा जाता है कि कुछ दैविक शक्तियाँ भी थी उनके पास, जिसकी वजह से वो जिन मसाणों का वहाँ पे राज था उनको हराते थे, लड़ाई होती थी, साथ देते थे और उनसे वादा लेते थे कि वो किसी को तंग नहीं करेंगे और आने जाने वालों को रास्ता बताएंगे। तो दगड़ियों, अब इसके बाद उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया भैंसों का, पशुपालन का। जैसे वो थे, अपनी बांसुरी बजाना, मस्त रहना। अब उधर नौलखिया पांडे बहुत परेशान हो गया, बोला यार ये तो फिर आ गया है। नौलखिया पांडे दगड़ियों यहीं पाटिया गांव है, एक पास में ही बिनसर के ही, वहाँ का निवासी था। बहुत बड़ा बंगला था उसका वहाँ पे, जिसे कहते हैं नौलखी बंग्याल। नौलखी बंग्याल के नाम से फेमस था वो, आज भी उसके अवशेष थे। तो नौलखी पांडे बड़ा दुखी था कि यार ये तो फिर आ गया है, और अब उसने फिर से श्री कृष्ण पांडे को राय दी कि इसे मरवाने के लिए फिर से बेड़ा दो किसी को। श्री कृष्ण पांडे तो चाहता ही था। श्री कृष्ण पांडे ने अपने ही साड़ू लखी ड्योड़ी को, ड्योड़ी गांव का लखी था,
कोई लक्ष्मण सिंह कहता है उसको, कोई लक्ष्मण पांडे कहता है उसको। उनको कहा और लालच दिया कि तुम कल्याण सिंह की हत्या कर दो। लक्की ड्योढ़ी मान भी गया और षड्यंत्र रचने लगा। तो उनके पास जाए कैसे, अकेले सामने से तो उनका सामना कर नहीं सकता था। तो लक्की ड्योढ़ी ने एक चाल चली अपनी, कहते हैं कि उसने अपनी बीवी को भी इसमें शामिल किया, जिसको कल्याण सिंह बिष्ट, गैराड़ गोलू देवता जिनको हम कहते हैं, लक्की ड्योढ़ी की बीवी को दीदी बोलते थे। इस बहाने से, इस वजह से लक्की ड्योढ़ी उनका भिन्न हो गया। भिन्न मतलब जीजा, पहाड़ी में जीजा को भिन्न बोल देते हैं, तो जीजा हो गया। तो कहानी प्रचलित है दोस्तों कि लक्की ड्योढ़ी किसी न किसी रिश्ते से उनका जीजा लगता था। तब लक्की ड्योढ़ी ने इस षड्यंत्र में अपनी वाइफ को भी शामिल किया और अपनी बीवी के साथ मिलके उनके भैंसों के तबेले में जाके, भैंसों के बाड़े में जाके, उनकी एक प्यारी भैंस थी जिसको वो बहुत चाहते थे, उसी के पैर में कील ठोक दी। दोनों मियाँ बीवी ने मिलके कील ठोक दी और फिर दूसरे दिन उनके पास गया, बोला मुझे भैंस चाहिए। तो कल्बिस्ट ने कहा ले लो जितनी चाहिए, जीजा तुम्हें जितनी भैंसें चाहिए ले जाओ। तो जीजा का मकसद तो भैंसें लेना था ही नहीं, जीजा तो षड्यंत्र के तहत आए थे। तो दगड़ियों वो उसी भैंस के पास गया जिस भैंस के पैर में उसने कील ठोक रखी थी। बोला अरे इसके तो पैर में कुछ हुआ है, तो लंगड़ा रही है। और अपनी भैंस की दशा जानने के बाद कल्याण सिंह बिष्ट अपनी भैंस की पैर में चुभी हुई कील निकालने के लिए जैसे ही झुके, अब कील निकालनी थी, लंबी कील डाली होगी भैंस के पैर में, उसको निकालने के लिए जैसे ही झुके और झुक के काम करने लगे, तो लक्की ड्योढ़ी ने उन्हीं की कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन काट दी। कहते हैं कि मरने से पहले, गर्दन कटने के बाद भी कल्बिस्ट डाना गोलू ने लक्की ड्योढ़ी को पकड़ लिया, कस लिया अपनी भुजाओं में और मरने तक उसको नहीं छोड़ा। लक्की ड्योढ़ी ने उनकी हत्या तो कर दी, उनका सर वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, कथा के अनुसार उनका सर 2.5 किलोमीटर दूर कपड़ खान में जाके गिरा, क्योंकि ढलान है। जिस पहाड़ पे ये थे, इम्पॉसिबल भी नहीं है, ढलान है, ढलान से 2.5 किलोमीटर दूर कपड़ खाने की जगह है, वहाँ पे गिरा और धड़ उनका वहीं पे रह गया। साथ में लक्की ड्योढ़ी को तो वो अपने साथ मार ही चुके थे। तो दगड़ियों अपने मालिक की यह हालत देखकर उनकी सारी भैंसें, कल्बिस्ट की हालत देख के उनकी सारी भैंसें बहुत दुखी हुई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वहीं पे प्राण त्याग दिए, सभी भैंसों, सभी पशुओं ने। और कहते हैं कि वो पत्थर में तब्दील हो गई, पत्थर की बन गई। तो आज जहाँ पे कल्बिस्ट डाना गोलू का मंदिर है, वहाँ पे बीच में 2 पत्थर हैं। कहते हैं वो दोनों पत्थर भैंसे हैं और बीच में कल्बिस्ट जी का धड़ रूप में पूजा होती है। तो गैराड़ डाना गोलू की जो धड़ रूप में पूजा की जाती है, उसके अगल बगल में 2 बड़े बड़े पत्थर हैं, विशाल पत्थर, जो दिखने में भैंस जैसे लगते हैं। और कहावत है कि ये उन्हीं की भैंसें थी जिन्होंने यहाँ पे प्राण त्याग दिए और पत्थर की हो गई। तो दगड़ियों ये मंदिर आज तो बहुत ही भव्य बन चुका है। उनकी मौत के बाद कहते हैं प्रेत योनि में आ गए। प्रेत योनि में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण पांडे के पूरे परिवार को तंग किया, पूरे ख़ानदान को तंग किया। पछाई गांव के दयाराम के पूरे ख़ानदान को तंग किया। नौलक्खी पांडे का बहुत अनिष्ट किया। नौलक्खी पांडे का सारा वंश ही ख़त्म कर दिया। इस तरह से परेशान किया ताकि श्री कृष्ण पांडे तो उनका दोस्त था, फिर भी उसके बेटे को पे चढ़ गए प्रेत बन के। और बाद में जब पूछ हुई, पुजार बुलाए गए कि ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, बीमारियां फैलने लगी, उन लोगों के पशु मरने लगे, पाली पछाऊं के गांव में अकाल पड़ने लगा, पशु बेमौत मरने लगे, बीमारी फैलने लगी। जिन जिन लोगों ने उनको सताया था उन लोगों का सत्यानाश होने लगा, सर्वनाश होने लगा। तो फिर पुजार बुलाए गए। पुजार बोलते हैं
तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक, हमारे यहाँ पुजार बोलते हैं, पुजार बुलाए गए, जागर लगाए गए। तो जागर में गुलजू ने बताया कि मैं हूँ, मेरे साथ तुमने अनिष्ट किया है तो मैं तुम लोगों का अनिष्ट करूँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ी माफ़ी तराफियों के बाद उनको मनाया गया, उनसे कहा गया हम आपके मंदिर बनवाते हैं। तो श्री कृष्ण पांडे ने मंदिर बनवाया गुलजू का। प्रेत योनि में जाने के बाद जब उन्होंने तंग करना शुरू किया तो इन्होंने उनके मंदिर बनवाए। सबसे पहला मंदिर बनाया गया कपड़ खान में, जहाँ पे उनका सर रखा हुआ है, जहाँ उनका सर पहुँचा था हत्या के बाद, जहाँ पे उनका सर पहुँचा था वहाँ पे एक मंदिर बनाया है। और उसके बाद पहले पूजा वहाँ शुरू हुई और उसके बाद जहाँ पे धड़ था फिर इन्होंने मंदिर वहाँ बनाए। तो फिर उनको पूजा जाने लगा शांति के लिए, कुल में शांति रहे। पांडे लोगों का तो उन्होंने सर्वनाश ही कर दिया था। जो वहाँ पे नौलखी पांडे वंश था, नौलखी पांडे का जो भी परिवार था, आज नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो दगड़ियों, नौलखी पांडे का जो बंगला था आज भी उसके अवशेष बचे हुए हैं। वाकई बहुत बड़ा किला था, जिसको बंग्याल कहते हैं पहाड़ी लोग, नौलखी पांडे बंग्याल। तो उस बंगले के आज ईंट पत्थर भी साबुत नहीं हैं। उनके मंदिर बनने के बाद दगड़ियों फिर कल्पिश देवता की पूजा होने लगी और न्याय के देवता के रूप में लोग उनके यहाँ मन्नतें मांगने लगे जाके, और लोगों की मन्नतें पूरी भी होने लगी। कोई किसी का कुछ बिगाड़ दे तो वो जाके घात भी डालने लगा। मतलब घात का मतलब है कि मैं आपके पास आया हूँ और मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया है तो आप अब उसको संभालिए। तो इसको घात डालना बोलते थे पहाड़ी में, कि किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ दिया है, मैं तो उसका कमज़ोर आदमी है, वो किसी का कुछ कर नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता। तो वो गुलजू के पास जाने लगा कि घात डालना मतलब शिकायत करने की, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया है तो आप इसको अब आपके हवाले है। तो उसको न्याय भी मिलने लगा। तो दगड़ियों, मंदिर बनने के बाद कल्पिश डाना गुलजू की बड़ी ख्याति हुई। लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने आने लगे और उनका भला भी होने लगा, उनको न्याय भी मिलने लगा। उनके मंदिर में घंटियाँ, बकरे, नारियल सब चढ़ने लगे। लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर घंटियाँ चढ़ा जाते हैं। और पहाड़ कुमाऊँ में तो रिवाज है कि वहाँ पे बकरों की बलि भी दी जाती है, मन्नत में बोले जाते हैं बकरे भी। तो दगड़ियों, चितई गुलजू की तरह ही इनको भी गैराड़ गुलजू कहा जाने लगा। तो ये थी दगड़ियों कल्पिश कल्याण सिंह के गुलजू, गैराड़ गुलजू बनने की कहानी। तो दगड़ियों, गुलजू की हत्या के बारे में कई सारे मत हैं। अब तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो बद्रीदत्त पांडे की किताब कुमाऊँ का इतिहास से ली हुई थी। और ऐसे ही एक और लेखक हुए हैं हमारे कुमाऊँ के, पंडित रुद्रदत्त पंत जी। वो कहते हैं कि भाई उनकी हत्या धोखे से श्री कृष्ण पांडे ने ही की थी। सच्चाई कुछ भी हो। और एक ब्रिटिश राइटर थे एटिकन्स कहते हैं कि उनकी हत्या हिम्मत सिंह के हाथों हुई थी। और कहानी प्रचलित है पहाड़ में, कुमाऊँ में। तो यहाँ की कहानी के हिसाब से जो प्रचलित कहानी है, जिसको लोग बोलते हैं जागरों में जो सुनाते हैं बोलते हैं, तो उसमें उनकी कहानी ये है कि उनकी हत्या उनके जीजा लक्ष्मण सिंह ने की थी। तो दगड़ियों, जो भी रही हो, कहानी ये थी आप लोगों के सामने। और गुलजू की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे बच्चों को, हमारे पहाड़ के लोगों को जो बाहर रहते हैं, उन्हें अपने इष्ट देव के बारे में पता हो। जय हो गुलजू, कल्पिश डाना गुलजू सोबनक भल करिया। जय हो गुलजू, गैराड़ गुलदेव सोबनक भल करिया। तो दगड़ियों, मकसद ये था कि सबको अपने इष्ट देव के बारे में बता सकूं, लोग हमारे बच्चे जानें कि हम जिनको पूछते हैं उनकी कहानी क्या थी, कथा क्या थी। तो दगड़ियों, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कमेंट तो बनता ही है। तो दगड़ियों, इजाज़त चाहूँगा अब आपसे।
फिर मिलता हूँ किसी नई परंपरा, किसी नई कहानी, किसी नए ब्लॉग के साथ। आपका दोस्त अरुण सिंह। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।